ओके, एज पर योर टेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, देयर आर 4 different perspectives about artificial intelligence. And what are these perspectives? The first perspective is this one, acting humanly. The second perspective is thinking humanly. The third perspective is thinking rationally. And the fourth perspective is acting rationally. जिस तरह अभी आप लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस के बारे में ओपिनियन दी और आप में से हर एक का पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट था मोस्टली एक दूसरे से, कि अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस जो थी इट वाज प्लानिंग, एंड फॉर सम अदर स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस मींस इट वाज क्रिएटिविटी, एंड अदर्स जो हैं दे थिंक के इंटेलिजेंस जो थी दैट इज understanding, that is acquisition of knowledge, etc. Similarly, researchers जो हैं in the field of artificial intelligence, they have 4 perspectives. उन्होंने ये जो different opinions हैं इंटेलिजेंस के बारे में, इनको 4 कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है. पहली कैटेगरी है एक्टिंग ह्यूमनली, सेकंड यू कैन से इट इज थिंकिंग ह्यूमनली, द थर्ड वन इज थिंकिंग रैशनली, and the fourth one is acting rationally. I am reading this figure clockwise, so don't confuse. अगर आप कहते हैं कि नहीं जी पहले तो thinking rationally होनी चाहिए फिर acting rationally होना चाहिए, then acting humanly and thinking humanly. So I'm just reading it clockwise. So in this way, this is how I see this figure. So in the first, according to the first perspective, which is acting humanly, how they have defined artificial intelligence? Kurzweil has defined that the art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people. This is known as artificial intelligence. कि वो फंक्शंस जो कि इंसान परफॉर्म करते हैं और वो इंसानों को परफॉर्म करने के लिए, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए होती है, जब वो मशीन्स जो है हम इस तरह की क्रिएट करें जो कि सेम टास्क को परफॉर्म करेंगी, तो हम कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट मशीन्स है या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन्स जो है जब ह्यूमंस की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगी तो हम उसको कहते हैं ये इंटेलिजेंट मशीन्स है या ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स है. ओके, सेकंड डेफिनेशन जो है बाय रिच एंड नाइट, वो क्या कहती है? वो कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स at which at the moment people are better. Again, we want computers to perform things, to do things which at the moment people do in a better way. So again, हमारा जो पर्सपेक्टिव है दैट इज कि मशीन्स को बिहेव करना चाहिए ह्यूमंस की तरह, और अगर मशीन्स ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रही हैं तो वी कैन से दैट दीज मशीन्स आर इंटेलिजेंट मशीन्स. Okay, now move to the next perspective, which is thinking humanly. Under this perspective, we have one definition, that is the exciting new effort to make computers think, machines with minds in full and literal sense. And the second definition by Bellman is the automation of activities that we associate with human thinking, activities such as decision making, problem solving and learning. Remember, these activities जो है like thinking है या decision making है, problem solving है, ये तमाम की तमाम इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? इसके अंदर thinking इन्वॉल्व है, इसके अंदर mind इन्वॉल्व है. तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये
अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव अगर मशीन्स ह्यूमंस की तरह थिंक कर सकती हैं या करती हैं तो वो मशीन्स जो है वो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं। नाउ सी द डिफरेंस इन द फर्स्ट पर्सपेक्टिव। हमारा फोकस किस चीज पे है? हमारा फोकस जो है वो था बिहेवियर पे, एक्शंस पे, कि मशीन्स जो है अगर वो परफॉर्म एक्शंस करती हैं ह्यूमंस की तरह तो वो इंटेलिजेंट है। जो सेकंड पर्सपेक्टिव है वो थिंकिंग पे है, वो रीजनिंग के ऊपर है। तो इट इज यू कैन से ये जो टू पर्सपेक्टिव्स हैं, एक्टिंग ह्यूमनली एंड थिंकिंग ह्यूमनली, ये तो दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन क्या है जिसमें हम कहते हैं कि हम एक्शंस को ले रहे हैं, ह्यूमंस के बिहेवियर्स को ले रहे हैं, और दूसरा हमारा जो डायमेंशन है वो क्या है, वो थिंकिंग का है, माइंड के बारे में, रीजनिंग के बारे में। तो वी कैन से इट इज बिहेवियर वर्सेस थिंकिंग या रीजनिंग। तो ये जो है हमारे ये जो डेफिनेशन जो है ये बिहेवियर वर्सेस रीजनिंग है। ओके, थर्ड जो है पर्सपेक्टिव विच इज थिंकिंग रैशनली। थिंकिंग रैशनली क्या है? According to this perspective, artificial intelligence is the study of mental faculties through the use of computational models. And another definition is the study of computations that make it possible to perceive, reason, and act. Again, ये जो third perspective है, it is about reasoning. It is not about behavior. It is about reasoning. But it is different from the previous perspective which was thinking humanly. वहां पे हम बात कर रहे थे कि थिंकिंग ह्यूमनली, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थिंकिंग रैशनली। रैशनल थिंकिंग और ह्यूमन थिंकिंग, व्हाट कुड बी द डिफरेंस? ओके, वी विल कम टू दिस पॉइंट a moment after we discuss the next perspective, that is acting rationally. Acting rationally, under this perspective, it can be defined as computational intelligence is the study of the design of intelligent agents. Another definition is AI is concerned with intelligent behavior in artifacts. So, अभी हमने बात की कि ये जो फोर पर्सपेक्टिव्स हैं, इसको एक तो देखने का व्यू ये है कि इसमें हम बात कर रहे हैं कि बिहेवियर वर्सेस उसकी रीजनिंग की, बिहेवियर वर्सेस रीजनिंग। जो सेकंड एंगल है इन चारों को देखने का वो ये है, दैट इज ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड रैशनल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वाइज जो है हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी जो पहले दो पर्सपेक्टिव्स हैं और जो लास्ट टू पर्सपेक्टिव्स हैं इनको हम कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। कि पहले दो पर्सपेक्टिव्स के अंदर परफॉर्मेंस मेजर की जा रही है ह्यूमंस की, लाइक एक्टिंग ह्यूमनली एंड थिंकिंग ह्यूमनली, यानी दोनों के अंदर ह्यूमंस इन्वॉल्व है। जबकि लास्ट टू पर्सपेक्टिव्स के अंदर हम रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? रैशनलिज्म का मतलब ये होता है कि हम बात करते हैं बेस्ट पॉसिबल आउटकम की या बेस्ट रिजल्ट्स की अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। Whereas ह्यूमंस के केस में क्या है? ह्यूमंस के केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो रिजल्ट्स जो है वो बेस्ट ही हो। रिजल्ट्स जो है वो एवरेज भी हो सकते हैं, वो पुअर भी हो सकते हैं। यानी अगर एक ह्यूमन एक्ट कर रहा है, ह्यूमन का बिहेवियर जो है अगर हम उसकी बात करें तो हर ह्यूमन का बिहेवियर दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट है। लाइक कुछ लोग जो है बहुत कर्टियस होते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है वो कर्टियस नहीं होते, कुछ लोग बहुत काइंड है, कुछ जो है वो काइंड नहीं होते। तो हर ह्यूमन जो है उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। तो एक्टिंग ह्यूमनली की जब हम बात करते हैं कि मशीन्स जो है वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करेंगी या ह्यूमंस की तरह सोचेंगी, अगर हम सोच की बात करें तो सोच भी डिफरेंट होती है। हर इंसान की सोच दूसरे इंसान से डिफरेंट है। कुछ की सोच पॉजिटिव है, कुछ की सोच नेगेटिव है। कुछ बहुत अच्छा सोचते हैं, कुछ एवरेज सोचते हैं, कुछ बिल्कुल पुअर सोचते हैं।
तो परफॉर्मेंस जब आती है ह्यूमंस की, तो परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन है, परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट नहीं है। जैसे कि एग्जाम के अंदर जो है तमाम स्टूडेंट्स जो है वो A+ जो है वो obtain नहीं करते, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे गेट A+, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे गेट A, कुछ B लेते हैं, कुछ C लेते हैं, कुछ D ग्रेड के अंदर फॉल करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं अनलकी स्टूडेंट्स जो कि फेल हो जाते हैं। तो परफॉर्मेंस जो है ह्यूमंस की दैट इज वेरिएबल, दैट इज नॉट रैशनल, वो हमेशा बेहतरीन नहीं है। जबकि जब हम रैशनलिज्म की बात करते हैं कि थिंकिंग रैशनली या एक्टिंग रैशनली, तो दिस मीन्स कि हमेशा हम बेहतर रिजल्ट की बात कर रहे हैं अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस, द बेस्ट आउटकम इन द गिवन सिचुएशन, इन द विद द गिवन रिसोर्सेस। तो ये जो है ये 4 पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे पास। नाउ लेट्स टेक अ मोर डीपर इनसाइट इनटू दिस। हम पहले पर्सपेक्टिव की बात करते हैं which is acting humanly, the Turing test approach. Alan Turing, which is Alan Turing is a well-known scientist जिसने जो है ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया है 1950। द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट वाज कि हम इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकें कि मशीन इंटेलिजेंस क्या होती है, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि मशीन्स अगर ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रही हैं तो वो मशीन जो है वो इंटेलिजेंट मशीन है। अब इसको मेजर कैसे हम कर सकते हैं कि मशीन ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रही है? इसके लिए एलन ट्यूरिंग ने 1950 के अंदर ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है कि एक इंटेरोगेटर है, ह्यूमन इंटेरोगेटर, और वो इंटेरोगेटर जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप कह लें कि करता है। दूसरी साइड पे 2 पार्टीज हैं, उनमें से एक रियल ह्यूमन है और दूसरा जो है वो एक मशीन है। इंटेरोगेटर को नहीं पता कि इनमें से इंसान कौन सा और मशीन कौन सी। आप कह सकते हैं कि वो दोनों जो है 2 डिफरेंट रूम्स के अंदर हैं, बल्कि तीनों डिफरेंट रूम्स के अंदर है। एक रूम के अंदर इंटेरोगेटर बैठा हुआ है, एक दूसरा रूम है जिसके अंदर जो है वो ह्यूमन बैठा हुआ है जो कि आंसर करेगा इंटेरोगेटर के क्वेश्चंस को, और तीसरा जो रूम है उसके अंदर एक मशीन है जो कि उस ह्यूमन इंटेरोगेटर के क्वेश्चंस को आंसर करती है। नाउ इंटेरोगेटर विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस both to the person and to the machine. Same questions उनसे पूछेगा। Now based upon the responses that he will get from the person and the machine, he will make his judgment कि किस रूम के अंदर इंसान है और किस रूम के अंदर मशीन है। और अगर वो जज नहीं कर पाता कि इनमें से इंसान कौन सा और मशीन कौन सी है, या वो गलत जज करता है, तो दिस मीन्स कि कंप्यूटर हैज पास्ड दिस टेस्ट। कंप्यूटर जो है वो सक्सेसफुली ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहा है, वो मशीन जो है वो सक्सेसफुली ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रही है। सो दिस इज ओवरऑल कि ये टेस्ट क्या था। तो कोई भी क्वेश्चंस वो इंटेरोगेटर पूछ सकता था उससे, मशीन से भी और इंसान से भी, टू मेक हिज जजमेंट कि इनमें से मशीन कौन सी है, वो इंसान कौन सा। और ये जो क्वेश्चंस वो करता था यूजुअली इट वाज इन द फॉर्म ऑफ सम रिटन राइटिंग, कि वो राइटिंग के अंदर कुछ रिस्पॉन्स कुछ क्वेश्चन सेंड करता है दोनों को, और उसको रिटन रिस्पॉन्सेज है उनसे रिसीव करता है ऑन सम से टेलीप्रिंटर के ऊपर वो रिसीव कर सकता है और उसी के ऊपर सेंड कर सकता है। नाउ टू पास दिस टेस्ट या टू अपीयर इन दिस टेस्ट, एक मशीन के पास कौन सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? अगर कोई भी मशीन जो है वो ये वाला टेस्ट देना चाहती है, वो ये प्रूव करना चाहती है कि वो ह्यूमंस की तरह एक्ट कर रही है, तो उसके पास 4 कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। वो 4 कैपेबिलिटीज क्या है? द फर्स्ट वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कि मशीन के पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? Natural language processing is the ability that will enable the machine to communicate successfully in English. Because interrogator ने उसको कुछ questions करने हैं, तो उन questions को understand करना और उसके बाद उनके written responses जो है वो print करना,
मशीन के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उन क्वेश्चंस को रीड भी कर सके, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगी, रीड करेगी, और उसके बाद जो है वो अपने आंसर्स जो है वो सेंड करेगी, प्रिंट करेगी। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है ये उसके पास होना जरूरी है। अगर उसके पास ये नहीं है, अगर वो इंग्लिश अंडरस्टैंड मशीन नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि वो इस टेस्ट के अंदर अपीयर नहीं हो सकती। सेकंड जो कैपेबिलिटी है दैट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मशीन के पास जरूरी नेसेसरी नॉलेज होना चाहिए ताकि वो उस इंटरोगेटर के क्वेश्चंस को आंसर कर सके। लाइक अगर वो उससे पूछता है कि आज क्या दिन है या स्काई का कलर क्या है, तो अगर मशीन को पता ही नहीं कि स्काई का कलर ब्लू है तो वो उसको आंसर कैसे करेगी? तो उसके पास जितना भी नॉलेज है जो कि उससे पूछा जा सकता है, जिसके बारे में उससे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, उसके पास वो नॉलेज होना चाहिए। अब ऑब्वियसली उस नॉलेज को, अब नॉलेज तो हमारा लाइक हम तो एक नेशनल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, लाइक हम इंग्लिश के अंदर बात करते हैं या उर्दू के अंदर बात करते हैं, बट मशीन को वो नॉलेज हम अपनी इस नेशनल लैंग्वेज के अंदर नहीं देते। हम उसको हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई मॉडल होना चाहिए जिसके थ्रू हम उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सके मशीन के अंदर और वो उसको स्टोर कर सके। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन डील्स विद द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन that what the machine knows or hears. थर्ड कैपेबिलिटी है ऑटोमेटेड रीजनिंग की, कि मशीन के पास जो है इन्फ्रेंस कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि नॉलेज तो है हमारे पास, अब उस नॉलेज में से रेलेवेंट पीसेस को एक्सट्रैक्ट करना या उसके ऊपर रीजनिंग परफॉर्म करना, लॉजिक परफॉर्म करना, ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर इन्फ्रेंस करना भी जरूरी है, उसके ऊपर रीजनिंग परफॉर्म करना भी जरूरी है। तो दिस इज नोन एज ऑटोमेटेड रीजनिंग। दैट इज कि हम उन फैक्ट्स को, वो जो नॉलेज है हमारा फैक्ट्स की फॉर्म में, उस उन फैक्ट्स को यूज करते हुए हम न्यू नॉलेज इन्फर कर सके या न्यू इंफॉर्मेशन इन्फर कर सके। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोमेटेड रीजनिंग। सो ऑटोमेटेड रीजनिंग इज द यूज the stored information to answer questions and to draw new conclusions. A fourth capability जो कि मशीन के पास होनी चाहिए that is machine learning. Machine learning क्या है? Adaptation to new circumstances and to detect and extrapolate the patterns. That is the learning capability of the machine. ये नहीं है कि आपने जो नॉलेज मशीन को एक दफा दे दिया बस वही नॉलेज उसके पास होगा, उसके पास न्यू नॉलेज नहीं होगा। मशीन के अंदर खुद से ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लर्न कर सके, वो न्यू नॉलेज एक्वायर कर सके, वो सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर सके। तो ये चार आप कहने के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि या फीचर्स हैं जो कि किसी भी मशीन के पास होने जरूरी हैं अगर वो ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर अपीयर होना चाहती है। और ट्यूरिंग टेस्ट क्या मेजर करता है? ट्यूरिंग टेस्ट ये मेजर करता है कि क्या मशीन इंटेलिजेंट है, और ये कैसे मेजर करता है? अगर वो मशीन ह्यूमंस की तरह एक्ट कर रही है, उसका बिहेवियर ह्यूमंस की तरह है, तो दिस मीन्स कि वो मशीन इंटेलिजेंट मशीन है। Okay, there is a little variation to this Turing test which is known as total Turing test. टोटल ट्यूरिंग टेस्ट क्या है कि अभी तक हमने बात की कि मशीन के पास चार कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन अगर इंटेरोगेटर जो है वो उसके क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह के भी हैं कि जिसमें वो कह सकता है कि अच्छा ये जो मैंने फर्स्ट करो एक इमेज बनाता है, वो मशीन को और दूसरे ह्यूमन को वो इमेज पास करता है, कहता है ये किस चीज़ का इमेज है। अब इस केस में मशीन के पास एक और कैपेबिलिटी होनी चाहिए, द कंप्यूटर विजन, कि जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट्स को या चीज़ों को परसीव कर सके, इमेजेस को परसीव कर सके या दूसरे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको परसीव कर सके। लाइक से इंटारोगेटर कहता है कि अच्छा मैं पेन देता हूँ, दोनों रूम्स के अंदर पेन भिजवाता हूँ और पूछता हूँ कि ये मैंने जो ऑब्जेक्ट भेजा ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर ह्यूमन को तो पता होगा कि ये पेन है, लेकिन अगर मशीन के पास विजन नहीं है, मशीन नहीं देख सकती, तो वो नहीं बता पाएगी कि वो उसको कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पास किया गया। तो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट जो है इट इन्वॉल्व्स फर्दर कैपेबिलिटीज इन द मशीन
जिसके थ्रू मशीन अपनी इन्वायरमेंट को परसीव कर सके और उस इन्वायरमेंट के ऊपर एक्ट कर सके। तो दो मजीद कैपेबिलिटीज मशीन के पास होना जरूरी है, कंप्यूटर विजन जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट को परसीव कर सकेगी या अपनी इन्वायरमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकती है, देख सकती है, और रोबोटिक्स। रोबोटिक्स मींस कि उस इन्वायरमेंट के साथ फिर उसने या ऑब्जेक्ट्स के साथ जो इंटरेक्ट करना है, उसको मैनिपुलेट जो ऑब्जेक्ट्स को करना है, उसके लिए उसके पास रोबोटिक्स कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो अगर एक मशीन के पास ये फर्दर और दो ये कैपेबिलिटीज हैं तो हम कहते हैं कि नाउ दिस मशीन कैन अपीयर फॉर द टोटल ट्यूरिंग टेस्ट, जिसमें इंटरोगेटर जो है वो ऑब्जेक्ट्स भी अपने उनको पास कर सकता है पार्टिसिपेंट्स को। ओके, नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव था दैट वाज थिंकिंग ह्यूमन। Under this perspective, it is also known as cognitive modeling approach. Now, thinking human का मतलब ये है कि machines जो हैं अगर humans की तरह think कर सकती हैं तो this means कि वो intelligent machines हैं, वो artificially intelligent machines हैं। But before this कि हम ये कह सकें कि वो machine humans की तरह think कर सकती है, तो पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि humans का thinking process क्या होता है, humans कैसे think कर सकते हैं या कैसे करते हैं। So to understand this perspective, we must have some ways of determining how humans think. जब तक हम humans की thinking को define नहीं कर सकते या इसके humans के thinking process को हम describe नहीं कर सकते, तब तक हम machine को judge नहीं कर सकते कि वो humans की तरह think कर रही है नहीं नहीं कर रही। अब humans के minds को हम तीन तरह से जो है उसकी वर्किंग को हम देख सकते हैं। एक है थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन जो है इसके अंदर क्या है, वी ट्राई टू कैच आवर ओन थॉट्स एज दे गो बाय, या थ्रू साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, हम एक इंसान के एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है इन अ गिवन सिचुएशन। या तीसरा मेथड है थ्रू ब्रेन इमेजिंग, कि ब्रेन इमेजिंग के थ्रू जो है हम उसका देख सकते हैं कि ब्रेन जो है वो कैसे एक्शन करता है या कैसे वर्क करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ human thinking, and once we have determined the working of human thinking, then we can judge the thinking of machines, कि वो machines भी think कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए जो है हमें क्या चाहिए, हमें कॉग्निटिव मॉडलिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें कॉग्निटिव साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। कॉग्निटिव साइंस जो है, दिस फील्ड जो है इट डील्स विद द माइंड, कि हमारा माइंड जो है वो कैसे वर्क करता है। तो कॉग्निटिव साइंस की मदद से हम इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी थ्योरीज को यूज करते हुए पहले ह्यूमन माइंड को रीड करेंगे, और उसके बाद जो है once we have understood the working of a human mind, then we can judge the thinking of a machine, कि either वो machine humans की तरह think कर रही है या नहीं कर रही है। But remember, still we are unable to completely understand the working of a human mind. हम मुकम्मल तौर पे अभी तक जो है इंसानी जहन की आप कह लें वर्किंग जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। So we can say कि likewise machines की thinking को भी हम जो है properly अभी जज नहीं कर सकते कि either machines जो है humans की तरह think कर रही है या नहीं कर रही। Okay, the third perspective was thinking rationally. Rationally, as I said earlier, कि rational का मतलब ये है कि give the best outcome under the given resources and situation or circumstances.
उसको हम रैशनल कहते हैं। तो पहले भी मैं बताया, जैसा कि अभी बताया कि ह्यूमंस जो है दे कैन मेक मिस्टेक्स, लेकिन जब हम रैशनलिज्म की बात करते हैं तो रैशनलिज्म का मतलब है बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपने देना, आपने मिस्टेक्स नहीं करना, आपने उनको अवॉइड करना। तो थिंकिंग रैशनली, दिस पर्सपेक्टिव डील्स के मशीन्स जो हैं अगर वो बेस्ट आउटकम देती हैं इन गिवन सर्कमस्टांसेस, तो वो मशीन जो है वो इंटेलिजेंट मशीन है। नाउ अगेन दिस पर्सपेक्टिव डील्स विद थिंकिंग। अगेन हमें समझने की जरूरत है कि ह्यूमन माइंड की थिंकिंग कैसे होती है, बट दिस टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड द रैशनल थिंकिंग, द बेस्ट थिंकिंग, द राइट थिंकिंग। हम उसको जो है अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, इस पर्सपेक्टिव में देयर वाज अ ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट हु tried to formalize this right thinking process, कि हम कैसे सोचते हैं या राइट थिंकिंग जो है वो कैसे की जा सकती है। इस प्रोसेस को जो है फॉर्मलाइज जो है वो सबसे पहले अरिस्टोटल ने किया, और he used syllogisms to codify the right thinking process. Syllogism क्या होते हैं? These are the statements, are the facts, कि हम फॉर्मली जो है फैक्ट्स जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और उन फैक्ट्स की बेस पे हम न्यू नॉलेज या न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। फैक्ट्स या प्रेमिसेस भी उनको कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, कि हमारे पास जो है दो प्रेमिसेस हैं या दो फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट क्या है? सोक्रेटिस इज अ मैन, यानी सुकरात जो है वो एक आदमी है। उसके बाद दूसरा फैक्ट था ऑल मेन आर मॉर्टल, कि तमाम आदमी जो है वो मॉर्टल है, यानी वो फानी है। नाउ बेस्ड ऑन दीज टू प्रेमिसेस वी कैन ड्राइव द न्यू इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज दैट न्यू नॉलेज या न्यू इंफॉर्मेशन? दैट इज सोक्रेटिस इज मॉर्टल, बिकॉज हमने कहा सुकरात इंसान है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट था तमाम इंसान फानी है। तो इस बेसिस पे हम ये इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं, बिकॉज सुकरात भी इंसान है, लिहाजा वो भी फानी है, उसने भी खत्म हो जाना है। सो दिस इज नोन एज सिलोजिज्म, यानी कि आपके पास प्रेमिसेस हैं, हम उनको उन प्रेमिसेस की बेस पे राइट नॉलेज जो है या राइट थिंकिंग जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं राइट थिंकिंग, यानी बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स वी ड्राइव द न्यू इंफॉर्मेशन। नाउ ये जो प्रोसेस है उस इन इन प्रेमिसेस को कोडिफाई करने का और उसकी बेस पे न्यू नॉलेज को ड्राइव करने का, दिस फील्ड इज नोन एज लॉजिक। तो जो लॉजिक की फील्ड है इट डील्स विद दिस राइट थिंकिंग प्रोसेस, या लॉज ऑफ थॉट जो है दे कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर दिस फील्ड लॉजिक। नाउ लॉजिक जो है या राइट थिंकिंग जो है, मशीन्स रैशनल हो सकती हैं, यानी मशीन्स जो है हमेशा सही आउटकम या बेस्ट आउटकम दे सकती हैं इन गिवन सर्कमस्टांसेस हैविंग द लॉजिक, यानी उनके पास प्रेमिसेस स्टोर्ड हो, उनके पास नॉलेज स्टोर्ड हो, उस नॉलेज के ऊपर जो है वो इन्फ्रेंस परफॉर्म करेगी, और बेस्ड ऑन दैट इन्फ्रेंस जो है वो न्यू इंफॉर्मेशन जो है या न्यू रिजल्ट्स जो है वो आउटकम्स जो है वो जनरेट कर सकती है। हाउएवर देयर आर टू मेन obstacles to this approach, यानी रैशनल थिंकिंग के रास्ते में, यानी हमेशा मशीन्स बेस्ट आउटकम दें, इस रास्ते में हमारे पास दो रुकावटें हैं, दो बड़ी रुकावटें। पहली बात कि नॉलेज जो है वी हैव अबंडेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इस नॉलेज को, और इसमें से बहुत सा नॉलेज जो है वो इनफॉर्मल है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के हमारे पास नॉलेज है।
उसको लॉजिकल नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना। फिर एक और जो इसमें इशू है वो ये है कि तमाम का तमाम नॉलेज जो है वो 100% सर्टन भी नहीं है, यानी कुछ नॉलेज ऐसा है जो कि अनसर्टन है, जिसके बारे में है, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। लाइक वी आर नॉट श्योर कि सूरज के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हो सकता है हमने कुछ रिएक्शंस जो है वो हमने उसमें से फाइंड आउट कर लिए कि ये केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन क्या हमने तमाम के तमाम फाइंड आउट कर लिए हैं? क्या हमने जो फाइंड आउट किए क्या हमने उनको वेरीफाई कर दिया है? आर वी 100% श्योर कि ये इंफॉर्मेशन हमारी करेक्ट है कि सन के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं? तो रिमेंबर कि हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इनमें इसमें से इनफॉर्मल नॉलेज भी है, और इशू दूसरा नॉलेज के साथ ये है कि ये तमाम का तमाम नॉलेज हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसके बारे में सर्टन है। दिस मीन्स जो हमारी मशीन्स हैं, मशीन्स हैव टू डील विद अनसर्टन नॉलेज। इट हैज़ टू टेक केयर कि नॉलेज जो है वो अनसर्टन भी हो सकता है। और दूसरा जो जो ऑब्स्टेकल है वो क्या है कि क्या मशीन के पास इतनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है कि वो इस तमाम नॉलेज को स्टोर कर सके। चलो स्टोर तो कर लेगी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टोर कर लेगी,